हेलो दोस्तों, मैं हार्दिक सावला आप सबका इस नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट आरसीएम अंडर जीएसटी। आरसीएम का फुल फॉर्म है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इस वीडियो में हम लोग आरसीएम क्या होता है ये समझेंगे, आरसीएम कब एप्लीकेबल होता है ये समझेंगे और आरसीएम वाले ट्रांजैक्शन का टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, बोथ इन द केसेस ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। इसको भी डिटेल्ड इलस्ट्रेशन के साथ समझेंगे। तो आरसीएम क्या है और उसके बारे में सारी जरूरी जानकारियों को पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले हम समझ लेते हैं कि रिवर्स चार्ज होता क्या है। रिवर्स चार्ज क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हम लोग को समझना होगा कि नॉर्मल केस में क्या होता है। नॉर्मली जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि जब एक सेलर कोई भी गुड्स या फिर सर्विस को सेल या प्रोवाइड करता है, तो उस केस में वो गुड्स और सर्विस के प्राइस के साथ साथ उसके ऊपर जीएसटी लगा करके बायर के पास से जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट कर लेता है और ये उसी की लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस कलेक्ट किए हुए जीएसटी को वो गवर्नमेंट में पे कर दे। लेकिन जिन भी ट्रांजैक्शंस के ऊपर रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी होती है, उस केसेस में इसका ऑपोजिट हो जाता है। यानी कि उस केस में जब कोई गुड्स का सेलर या फिर कोई सर्विस का प्रोवाइडर गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उस केस में वो बायर के पास से सिर्फ गुड्स या फिर सर्विसेज के ही पैसे ले लेता है, जीएसटी कलेक्ट नहीं करता। और उस ट्रांजैक्शन के ऊपर लगने वाला जो जीएसटी होगा, वो जीएसटी सर्विस रिसीवर या फिर गुड्स बायर डायरेक्टली ही गवर्नमेंट को पे कर देगा। यानी कि जो चार्जेबिलिटी है टैक्स की, वो कम्प्लीटली रिवर्स कर दी जाएगी। नॉर्मल केस में गुड्स का सेलर ही जीएसटी को कलेक्ट करके गवर्नमेंट में पे करता है, बट रिवर्स चार्ज वाले केसेस में गुड्स या फिर सर्विसेज के बायर या फिर रिसीवर ही जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। आइए ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं, तो समझने में और ज़्यादा आसानी होगी और चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम का जो पहला वाला हिस्सा है, वो पहला वाला ऊपर का हिस्सा नॉर्मल केस है और जो बाद वाला हिस्सा है यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है, वो रिवर्स केस है, रिवर्स चार्ज का केस है। तो जो पहले वाले हिस्से में आप देख रहे हैं, उस केस में जब एक सप्लायर या फिर एक गुड्स का सेलर है, वो गुड्स या फिर सर्विस को सप्लाई करता है एक रिसीवर यानी कि एक बायर को, और बायर के पास से ना सिर्फ गुड्स और सर्विस के प्राइस कलेक्ट करता है, पर साथ में उसके ऊपर लगने वाले जीएसटी को भी कलेक्ट कर लेता है और उसके बाद में उस कलेक्ट किए हुए जीएसटी को वो गवर्नमेंट के पास पे कर देता है वाइल फाइलिंग इस जीएसटी रिटर्न। ये होता है नॉर्मल केसेस में, जिसको हम लोग फॉरवर्ड चार्ज भी कह सकते हैं। अब आ जाते हैं डायग्राम के नीचे के हिस्से में, जहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को समझाया गया है। ये फॉरवर्ड चार्ज का ऑपोजिट होता है। इस वाले केस में भी सप्लायर या जो है वो गुड्स या सर्विसेज को सेल करता है या प्रोवाइड करता है और रिसीवर उस गुड्स और सर्विसेज को रिसीव करता है। सप्लायर इस केस में रिसीवर के पास से सिर्फ गुड्स और सर्विस के प्राइजेस ही कलेक्ट करता है, जीएसटी एलिमेंट नहीं कलेक्ट करता। उस ट्रांजैक्शन के ऊपर लगने वाले जीएसटी को जो गुड्स और सर्विस का रिसीवर होता है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर देगा। यानी कि इस वाले केस में जो रिसीवर है वही डायरेक्टली टैक्स को गवर्नमेंट के पास पे कर देता है, इसलिए इसे कहते हैं रिवर्स चार्ज। क्योंकि नॉर्मल वाला जो होता है प्रोसेस, उसे हम लोग फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं और ये नॉर्मल प्रोसेस का ऑपोजिट है, इसलिए इसे रिवर्स चार्ज कहते हैं। अब समझ लेते हैं कि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब या फिर कौन कौन से ट्रांजैक्शंस के ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। इस सवाल के जवाब को समझने के लिए हमने इसके जवाब को 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहले बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की। तो पहला पॉइंट है सप्लाई फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड डीलर टू अ रजिस्टर्ड डीलर। यानी कि इस वाले केस में जो सप्लायर है गुड्स या सर्विस का, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, वो एक अनरजिस्टर्ड डीलर है और इस वजह से वो एक जीएसटी वाला इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। बट जो बायर है वो एक रजिस्टर्ड डीलर है, यानी कि उसके पास एक जीएसटी नंबर है। तो इस केस में जीएसटी तो एप्लीकेबल होगा, बट जीएसटी जो है डायरेक्टली बायर ही जीएसटी डिपार्टमेंट में पे कर देगा। और इसको करने के लिए उसको सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। सेल्फ इनवॉइसिंग क्या है, उसको हम लोग इसी वीडियो में थोड़ी बाद में आगे देखेंगे। और अगर ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि अगर बायर जो रजिस्टर्ड डीलर है उसने अगर किसी ऐसे सेलर के पास से परचेज किया जो दूसरे स्टेट से है, तो उसे इंटर स्टेट परचेज कहेंगे।
और उस वाले केस में बायर को आईजीएसटी पे करना होगा। और अगर ये एक इंट्रा स्टेट परचेज है, यानी कि ऐसा केस जब सेलर जो है सेम ही स्टेट का है जिस स्टेट का बायर भी है, तो उस केस में बायर को जो कि रजिस्टर्ड है उसको उस ट्रांजैक्शन के ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करना होगा। बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी कि पॉइंट बी, यानी कि सर्विसेज थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो अगर आप एक ई कॉमर्स ऑपरेटर हो और अगर आपके थ्रू कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करी गई है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की एप्लीकेबिलिटी होगी। यानी कि उस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो एक्चुअल सेलर होता है या फिर जो एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसको उस प्रोवाइड करे हुए सर्विस या फिर उस सेल किए हुए गुड्स के ऊपर जीएसटी नहीं पे करना है। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वही डायरेक्टली गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर देगा। बात करें तीसरे पॉइंट की, तो सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड बाय सीबीईसी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने एक ऐसी लिस्ट तैयार करी है। उस लिस्ट के ऊपर कुछ गुड्स के नाम है और कुछ सर्विसेज है जिनमें अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन गुड्स और सर्विसेज के ट्रांजैक्शन के ऊपर रिवर्स चार्ज अप्लाई हो जाएगा। अब ये लिस्ट जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप ये लिस्ट को डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि अगर इस लिस्ट को इस वीडियो में डालेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि सेल्फ इनवॉइसिंग क्या होता है, ये कब करना होता है और इसको कौन करता है। अगर सेल्फ इनवॉइसिंग की बात करें तो ये उन केसेस में आता है जब आप एक रजिस्टर्ड डीलर हो और आपने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर के पास से कोई भी गुड्स या सर्विस का परचेज या रिसीव किया है जो कि रिवर्स चार्ज के अंडर फॉल करता है, तो उस केस में आपको सेल्फ इनवॉइसिंग करनी होगी। इसके पीछे की वजह यह है कि जो सेलर है या फिर जो सप्लायर है वो तो एक अनरजिस्टर्ड डीलर है और इस वजह से वो किसी भी हालत में एक जीएसटी वाला इनवॉइस आपको इशू नहीं कर पाएगा, लेकिन उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी तो पेबल है क्योंकि आप एक रजिस्टर्ड डीलर हो और इस वजह से उसके ऊपर लगे हुए जीएसटी को पे करने के लिए आपको सेल्फ इनवॉइसिंग करनी होगी और उसके बाद उसके ऊपर लगे हुए जीएसटी को डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना होगा। अब हम लोग समझ लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस रिवर्स चार्ज के अंडर फॉल करते हैं उन ट्रांजैक्शन को कौन से पीरियड में या फिर किस डेट को हम लोग को कंसिडर करना चाहिए। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभार होता ये है कि हमने गुड्स को आज सप्लाई किया, बिल मान लो हमने अगले महीने रेज किया, पैसे मान लो हम लोग को उसके बाद के महीने में आ गए, तो एक ही ट्रांजैक्शन है लेकिन उसके तीनों इवेंट्स जो है वो अलग अलग मंथ या फिर अलग अलग टाइम पे फॉल करते हैं। तो कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को हम लोग को जीएसटी के लिए कौन से मंथ में कंसिडर करना है वाइल फाइलिंग अवर जीएसटी रिटर्न। तो इस सवाल को समझने के लिए हमने जवाब को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहले वाले हिस्से में हम लोग समझेंगे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स और दूसरे वाले हिस्से में हम लोग समझेंगे टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। तो अगर टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें तो इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग जो रूल फॉलो करने वाले हैं वो है अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, यानी कि जो 3 तारीख है उसमें से जो भी सबसे पहली डेट होगी उस डेट को हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे। तो जो पहला डेट जो है वो है डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, यानी कि सामने वाला जो बायर है उसने जो डेट पे गुड्स को रिसीव किया है वो वाला डेट। और जो दूसरा डेट है वो है डेट इमीडिएटली आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ एन इनवॉइस बाय द सप्लायर, यानी कि सेलर ने जिस डेट पे इनवॉइस इशू किया है उसके 30 दिन के बाद की तारीख। और अगर इससे भी अगर हम लोग को टाइम ऑफ सप्लाई पता नहीं चल पाता है तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट। तो ये 3 जो तारीख है इसमें से जो अर्लीस्ट डेट होने वाली है वो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई कहलाएगा। इसको समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं जहाँ पर डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स को ये मान के चलते हैं कि वो 16 जून 2020 को गुड्स रिसीव किया है जो बायर है उसने। डेट ऑफ इनवॉइस जो है वो 2 जुलाई 2020 है हमारे इलस्ट्रेशन में। तो इसके 30 दिन के बाद की अगर बात करें जो हमको इस इलस्ट्रेशन में कंसिडर करना है टू फाइंड टाइम ऑफ सप्लाई, दैट इज 30 डेज आफ्टर द डेट ऑफ इनवॉइस, तो वो अगस्त का कोई डेट आएगा। डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिसीवर मान के चलो 20th ऑफ जून 2020। तो हमारे इस वाले एग्जाम्पल में जो हमारा बायर है उसने 16 जून को गुड्स रिसीव किया है और 2 जुलाई का इनवॉइस है जिसके 30 डेज के बाद की अगर डेट बात करें तो वो अगस्त महीने की कोई डेट आएगी। और उसने खुद ने अपने बुक में जो है 20th जून को गुड्स को रिकॉर्ड किया है एज अ रिसीवर।
तो इन 3 डेट्स की बात करें यानी कि 16 जून, अगस्त वाला जो डेट है वो एंड 20 जून, इन तीनों में से व्हिचएवर अर्लीस्ट के हिसाब से अगर हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई की बात करें तो वो होगा 16 जून 2020। तो इस रूल को अप्लाई करके हम लोग ने टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड कर लिया है, यानी कि जब हम लोग जीएसटी के रिटर्न को फाइल करेंगे तो हम लोग इस ट्रांजैक्शन के डेट को 16 जून कंसिडर करेंगे। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज को कैसे पता किया जाए। तो एज पर द रूल हम लोगों को इन डेट्स में से किसी भी अर्लीस्ट डेट को कंसिडर करना है, यानी कि डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट इमीडिएटली आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। और अगर इससे भी टाइम ऑफ सप्लाई का अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपिएंट। इनको समझने के लिए हम लोग फिर से एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। मान लो कि सामने वाले ने हमारे सप्लाई किए हुए सर्विसेज का पेमेंट जो है वो किया है 16 अगस्त 2020 को, और हमने जो इनवॉइस रेज करा है वो किया है 16 जून 2020 को, और हम लोगों को डेट कंसिडर कर लिया है इमीडिएटली आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, यानी कि अगर 16 जून को अगर हमने इनवॉइस इशू किया है तो उसके 60 डेज वाला बाद का डेट जो है वो तकरीबन 17 अगस्त 2020 निकल कर आएगा। और जो तीसरा तारीख है वो है डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ रिसीवर, दैट इज 19 अगस्त 2020 एज पर आवर एग्जाम्पल। तो अगर इस इलस्ट्रेशन के हिसाब से जाए तो जो अर्लीस्ट डेट जो फॉल करती है वो है 16 अगस्त 2020, और इस तारीख को टाइम ऑफ सप्लाई फॉर आवर सर्विस माना जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल और यूज़फुल लगी होगी। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।